नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपन जो लास्ट क्लास से अपने उसमें अपन स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को, यानी कि जो हमारा करंट चैप्टर था वो था धारा गतिकी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि विद्युत धारा क्या होती है, ये किस तरीके से बहती है, अलग अलग तत्वों में धारा, अलग अलग धातुओं में, अर्धचालकों में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, धारा घनत्व को भी अपन ने पढ़ लिया था। और जो धात्विक चालक होते हैं उनमें विद्युत आवेश का प्रवाह कैसे होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। और मैंने आपको कल जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो था अपवहन वेग या अपवाह वेग, जिसे अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं, उसके बारे में भी अपन ने कल कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अपवाह वेग या चाल, अपवाह वेग या चाल और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं, मैंने कल आपको बताया था, किसी भी धात्विक चालक में जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उस धात्विक चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, अर्थात उन सब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता है जिसका मान किसके बराबर होता है, F बराबर माइनस ई के। किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट, F बराबर माइनस ई के। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण, तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं फोर्स यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ से त्वरण बराबर क्या आ जाएगा, F अपॉन m आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, A बराबर क्या आ गया, F अपॉन m आ गया। तो A बराबर F क्या है अपने पास, ये रहा, यहाँ से F बराबर माइनस ई, F बराबर क्या है माइनस ई, और m जैसा का जैसा इस F की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस ई लिख दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग u है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग u है, u कब है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कोई गति नहीं करते हैं, तो उनका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। और t समय पश्चात जब उनमें विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात वेग v हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो गति के समीकरण से गति का पहला समीकरण क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, v बराबर u प्लस ए टी। गति का पहला समीकरण क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पर v बराबर u जैसा का जैसा, और a की जगह मुझे क्या लिखना है, ये रहा, a की जगह क्या लिखना है, माइनस ई अपॉन m, इस a की जगह लिखना है तो माइनस ई अपॉन m, और t जैसा का जैसा आ जाएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट। समीकरण नंबर 1 ले लो इसको, ये समीकरण नंबर 2 जाएगी, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस a की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस ई अपॉन m, जो वैसा का वैसा है, और t जैसा का जैसा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब अपन जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होते हैं, तो वो गति नहीं करते हैं, तो उनका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और जब उनमें विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है
तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर या किसी धातु चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। उस गति को ही अपवाह गति कहते हैं, जिसे Vd से व्यक्त करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Vd हो जाएगा। यानी कि जब विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह गति करेंगे। ठीक है, तो V बराबर Vd हो गया। प्रारंभिक वेग 0 है और ये जो T है ये दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय है। ये क्या है, जो T है वो दो क्रमागत टक्करों के बीच का मुक्त समय है, जिसे विश्रांति काल भी कहते हैं। और विश्रांति काल को इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है डियर स्टूडेंट, दो टक्करों के बीच का समय कैसे है, जब इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है तो ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं। तो ये जो T है ये उन टक्करों के बीच का ही समय है, जिसे विश्रांति काल कहते हैं और इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं डियर स्टूडेंट, टाउ से। T को क्या लिख दिया मैंने, टाउ लिख दिया। तो ये तीनों मान अपन इस समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो V तो क्या हो जाएगा, Vd हो जाएगा। U0 माइनस ई जैसा का जैसा, एम भी जैसा का जैसा, और T की जगह क्या लिख दिया, टाउ लिख दिया। तो यहाँ से Vd बराबर क्या आ गया, माइनस ई अपॉन एम टाउ आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि मैं इसका परिमाण ले लूं, इसको मोड में ले लूं Vd को, तो यहाँ से अपने पास कुछ ऐसा समीकरण आ जाएगा। यानी कि अपवाह वेग जो है वो किसके बराबर हो गया, ई अपॉन एम टो के। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पर परिमाण लिया, ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो माइनस का चिन्ह है ये केवल और केवल दिशा को व्यक्त करता है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह गति करते हैं। एक बात और ध्यान देना यहाँ पर, यदि ई टो और एम, आपको पता है इलेक्ट्रॉन ये जो ई है इसका मान फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स होता है, जिसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
यानी कि कहने का मतलब यह है ई, टो और एम नियतांक हो या स्थिरांक हो तो, नियतांक हो तो, यदि ये तीनों नियतांक होंगे तो मैं इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ई के, क्योंकि यहाँ पर ई एम और टो स्थिरांक हो गए, और जब कोई स्थिरांक और बराबर का चिन्ह आता है तो वहां पर किसका साइन लगा देते हैं, समानुपात का, यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन लगा देते हैं, और ई जैसा का जैसा। अतः मैं ये कह सकता हूं कि जो अपवाह वेग होता है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जितना विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह गति करेंगे। यदि विद्युत क्षेत्र कम होगा तो अपवाह गति भी कम होगी, यानी कि Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, Vd समानुपात विद्युत क्षेत्र। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो समीकरण है अपना, ये समीकरण अपवाह गति या अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। ठीक है, यहाँ पर ही अपन को ये लिखना है कि यह समीकरण अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गतिशीलता। क्या है, गतिशीलता, यानी कि मोबिलिटी। मोबिलिटी जिसको अपन गतिशीलता भी बोलते हैं। गतिशीलता क्या होती है आप ध्यान से देखें और सुने। चूंकि अपवाह वेग का समीकरण क्या होता है,
वी डी बराबर ई टो अपॉन एम होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था वी डी बराबर ई टो अपॉन एम। इस समीकरण में जो ये वाली समीकरण है इसमें ई टो और एम ये तीनों क्या है, नियतांक है, तीनों स्थिरांक है। इस नियतांक को ही किसी दी गई धातु के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से व्यक्त करते हैं, अर्थात म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई टो अपॉन एम हो जाएगा। यानी कि जो अपवाह वेग का समीकरण है उसमें ई टो और एम ये तीनों नियतांक या स्थिरांक है। इसी नियतांक को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से व्यक्त करते हैं। अतः वी डी बराबर क्या हो जाएगा, इस ई टो और एम की जगह मैं क्या लिख दूं, म्यू लिख देता हूं और ई जैसा का जैसा आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ई टो और एम की जगह मैंने क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया। ये म्यू और ई जैसा का जैसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से म्यू बराबर क्या आ जाएगा, वी डी अपॉन ई। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की एक और परिभाषा क्या निकल के आएगी कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं, जिसे म्यू से व्यक्त किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यदि अपन इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है म्यू का, क्योंकि म्यू बराबर होता है वी डी अपॉन ई, तो म्यू बराबर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक आप सब जानते होंगे मीटर पर सेकंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड होता है। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से मात्रक क्या बन जाएगा इसका, म्यू का मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो इस तरीके से मीटर पर सेकंड, ये भी v अपॉन एम है, ये m ऊपर जाएगा तो m अपॉन v कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मात्र क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बात हुई इसके एसआई मात्रक की, यानी कि जो इसका एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक वह होता है मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक और चीज आप ध्यान देना यहाँ पर, एक और चीज ये है कि यदि दो धातुएं हैं, कोई दो धातुएं हैं, उनके लिए यदि विद्युत क्षेत्र समान है, दो धातुओं के लिए विद्युत क्षेत्र समान होने पर, दो धातुओं के लिए विद्युत क्षेत्र समान होने पर, यानी कि कोई भी दो धातुएं हैं तो विद्युत क्षेत्र यदि समान हो उनका, तो गतिशीलताओं का अनुपात क्या होगा। देखो डियर स्टूडेंट, म्यू वन अपॉन म्यू टू क्या हो जाएगा, ये म्यू वन अपॉन म्यू टू क्या हो जाएगा, पहली धातु के लिए तो अपवाह वेग Vd1 और विद्युत क्षेत्र E, और दूसरी धातु के लिए अपवाह वेग Vd2 और विद्युत क्षेत्र E। यानी कि म्यू वन, यानी कि पहली धातु के लिए गतिशीलता क्या हो जाएगी, Vd1 अपॉन E, और दूसरी धातु के लिए गतिशीलता Vd2 अपॉन E। E से E कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू वन अपॉन म्यू टू किसके बराबर हो जाएगा, Vd1 अपॉन Vd2 के। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बात हुई गतिशीलता की। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये होती है गतिशीलता। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध वो इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप उस पर स्टार लगा लें। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपवाह वेग या चाल और धारा या विद्युत धारा के मध्य संबंध। ठीक है,
यानी कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो अपना टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम कुछ इस तरीके से है, आप ध्यान से देखें। ये कोई धात्विक चालक है, ये कोई धात्विक चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है a। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये गति कर रहे हैं इस दिशा में। कौन सी गति करते हैं डियर स्टूडेंट? ये अपवाह गति करते हैं, और अपवाह गति को अपन लिखते हैं vd। ठीक है, अपन ने उस धात्विक चालक के एक लंबाई अल्पांश की कल्पना करी। जो बहुत लंबा धात्विक तार है उस पर अपन ने छोटा सा टुकड़ा लिया, छोटे से लंबाई अल्पांश की कल्पना करी, जो किसके बराबर है? डेल्टा एल के बराबर है। किसके बराबर है? डेल्टा एल के। मैं इसे लिख देता हूँ कैपिटल डेल्टा एल। और जो विद्युत क्षेत्र आरोपित हो रहा है डियर स्टूडेंट, वह इस डायरेक्शन में आरोपित हो रहा है, यानी कि धारा इस दिशा में बह रही है। धारा इस दिशा में बहेगी तभी तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा, और जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है उसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह गति करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपन अपवाह वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध की। तो कोई धात्विक चालक है, एक धात्विक चालक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है। और उस धात्विक चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। मैंने माना, क्या माना? उस धात्विक चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। जब इस धात्विक चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह गति करते हैं। ठीक है, अब उस धात्विक चालक पर एक लंबाई अल्पांश की कल्पना की जाए, यानी कि धात्विक चालक बहुत लंबा हो सकता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाए, यानी कि उस धात्विक चालक पर एक लंबाई अल्पांश की कल्पना की जाए जिसकी लंबाई कितनी है? डेल्टा एल है। तो उस लंबाई अल्पांश में आवेश वाहकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एन ए डेल्टा एल हो जाएगी। यानी कि जो आवेश बहेगा वह संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों में से संपूर्ण क्षेत्रफल और संपूर्ण लंबाई में से बहेगा, यानी कि जो उसमें आवेश वाहकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? एन ए डेल्टा एल होगी। और ध्यान से देखिए आप, और आवेश वाहकों का कुल आवेश, आवेश वाहकों का कुल आवेश किसके बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट? यानी कि जो डेल्टा क्यू है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एन ए डेल्टा एल ई के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जितना भी आवेश होगा, कुल आवेश, आवेश वाहक जो इलेक्ट्रॉन है उनका कुल आवेश कितना होगा? एन ए डेल्टा एल ई के बराबर होगा। ठीक है, अतः आवेश को धात्विक चालक में से गुजरने में लगा समय, इस आवेश को उस धात्विक चालक से गुजरने में लगा समय, यानी कि डेल्टा टी, और समय बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? दूरी बटा चाल होता है। अपन जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी यानी कि लंबाई कितनी है? डेल्टा एल है, और चाल कितनी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की? वीडी है। ठीक है, ये समय हो गया। समय किसके बराबर हो गया? डेल्टा एल अपॉन वीडी के बराबर हो गया। और विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? धात्विक चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा या धात्विक चालक में से गुजरने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा किसके बराबर होती है? I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के। तो I बराबर डेल्टा क्यू किसके बराबर है? एन ई डेल्टा एल ई के। क्यू किसके? डेल्टा क्यू किसके बराबर डियर स्टूडेंट? एन ए डेल्टा एल ई के बराबर है। और डेल्टा टी कहाँ है? ये डेल्टा टी रहा, किसके बराबर है? डेल्टा एल अपॉन वी डी के।
तो यहाँ से डेल्टा एल से डेल्टा एल कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास एन ई सॉरी यहाँ पर एन ए डेल्टा एल है, ई है, और ये टाइम कितना है डेल्टा एल अपॉन वी डी है, डेल्टा एल से डेल्टा एल कट गया, तो क्या बचा एन ई ए, ये वी डी ऊपर चला जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये जो समीकरण है ये किस किस के मध्य संबंध को व्यक्त करती है, यह समीकरण अपवाह वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध को व्यक्त करती है, जो हमारा टॉपिक था, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, यह जो समीकरण है ये विद्युत धारा और अपवाह वेग के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विद्युत धारा व गतिशीलता के मध्य संबंध। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगला टॉपिक है अपना विद्युत धारा व गतिशीलता के मध्य संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो अपन जानते हैं चूंकि अपवाह वेग व विद्युत धारा के मध्य संबंध से, अपवाह वेग व विद्युत धारा के मध्य संबंध से अपन क्या जानते हैं, I बराबर एन ई ए वी डी। अभी जस्ट इसके पहले का टॉपिक था वो अपना यही था कि विद्युत धारा और अपवाह वेग के मध्य संबंध क्या होता है, I बराबर एन ई ए वी डी होता है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि गतिशीलता बराबर किसके होती है, वी डी अपॉन ई के बराबर होती है, यानी जो गतिशीलता होती है वह अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात होता है। तो यहाँ से वी डी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू ई आ जाएगा, वी डी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू ई आ जाएगा। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से इस वी डी की जगह मैं क्या पुट कर दूं, म्यू ई लिख दूं। ये जो वी डी है इसकी जगह यदि मैं म्यू ई लिख दूं तो क्या इक्वेशन बनेगी अपने पास, एन ई ए म्यू ई। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये जो हमारा टॉपिक था उसका आंसर आ गया है, यह समीकरण विद्युत धारा और गतिशीलता के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। ठीक है, यही हमारा टॉपिक था, ये विद्युत धारा आ गई, ये गतिशीलता आ गई, तो यानी कि ये जो समीकरण है ये विद्युत धारा और गतिशीलता के मध्य संबंध को व्यक्त करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको अपन कल की ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है डियर स्टूडेंट, मिलेंगे कल इसी स्टडी जोन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।